सभी का आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। महाबहस में आज बात कोरोना के खिलाफ चल रही जंग और कोरोना को हराने के लिए उठाए जा रहे कदमों की। कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है, लिहाजा इससे निपटने के लिए रणनीति भी अलग बनानी पड़ रही है। सीएम योगी भी कोरोना को हराने के बाद एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं। सीएम ने कई नए निर्देश दिए हैं जिससे यूपी में संक्रमण फैलने से बचाया जा सके। सवाल यही है कि क्या वैक्सीनेशन और योगी नीति से कोरोना को मात दी जा सकेगी। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट से मिलेगी कोरोना पर जीत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को खोया है। इस पूरी उसमें ये महामारी है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। सभी लोगों का सहयोग इस पूरे अभियान में हमें चाहिए और हम मजबूती से कह सकते हैं कि हर एक को सुरक्षा प्रदान करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। 18+ के वैक्सीनेशन से जाएगी महामारी की टेंशन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार कोरोना की दूसरी अत्यधिक घातक लहर से निपटने के लिए लगातार अनथक प्रयास कर रही है और उच्च स्तरीय दिशा निर्देशों के अनुपालन में भी काम कर रही है। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसकी मतगणना को रोकने के लिए कुछ पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण नीतिगत विजय है। होम आइसोलेशन पर योगी नीति दिलाएगी बीमारी से मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मतगणना हो रही है, थर्मल स्कैनिंग के जरिए मतगणना कराएंगे। आरटीपीसीआर की कोई व्यवस्था सरकार ने की नहीं। जांच करने का कोई तहसील स्तर पर जांच हुई नहीं है, ब्लॉक स्तर पर जांच नहीं हुई है। क्या थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से सरकार मतगणना कराना चाहती है? कोरोना पर ट्रिपल अटैक, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, आइसोलेशन। आज महाबहस इसी पर। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। श्वास रोग विशेषज्ञ केजीएमयू से डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे इस पैनल में शामिल है। पूर्व जॉइंट डायरेक्टर एसएम अमीन, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के पांडे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही एसपी समर्थक प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ इस पैनल में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले हरीश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या ये ट्रिपल अटैक काफी है, क्योंकि आंकड़े अभी भी गंभीर बने हुए हैं? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह की महामारी है और जिस तरह से तेजी के साथ संक्रमण ने लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है, निश्चित रूप से वो चिंता करने वाली बात है और चिंतित करने वाली बात है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जिस तरह से लगातार इस संक्रमण से ग्रस्त लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कराए जाने के लिए प्रयास हो रहा है, जिस तरह से इसको कंटेन करने के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की नीति पे सरकार काम कर रही है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। आप देखिए कि आज ही मैं आंकड़ा देख रहा था, तो जहां कुल संक्रमित की संख्या 30,000 थी प्रदेश में, वहीं उपचारित लोगों की और लोगों की संख्या 38,000 से ज्यादा थी जी। तो ये अपने आप में इस बात में एक अच्छा लक्षण है कि जब रिकवरी दर संक्रमित से कहीं अधिक आ रहा है और संक्रमितों की संख्या में भी इधर कमी देखी गई है, तो मुझे लगता है कि जो सरकार का प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में अब टीम 9 काम कर रही है कि अस्पतालों में बेड की व्यवस्था बढ़ाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ाना। ठीक है, टीम 11 से टीम 9 हो गई है। व्यवस्था पर नजर खुद मुख्यमंत्री रख रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी हमने देखी भी हैं। प्रोफेसर यादव, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर के पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के पांडे, जो आज के दौर में जो स्थिति है इस वक्त प्रदेश के अंदर, क्या लग रहा है? क्योंकि पीक आएगा उसको लेकर हर किसी की गणना अलग निकल जाती है, लेकिन जो इस वक्त व्यवस्था चल रही है, कितना संतोषजनक आप पा रहे हैं उसे?
देखिए, जो ये महामारी है इसको आपको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा से बड़ा देश जो है अगर ऐसी महामारी है उसके सामने झुका है, गिरा है और फिर संभला है। आप यूरोप को देशों को देख लें, अमेरिका को देख लें, इटली को देख लें, किसी को भी देख लें, तो इतनी जारी संख्या में जब देश में बीमार होंगे तो प्रशासन मैनेज नहीं कर सकता, ये सच है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी सी गलतियां करने के बाद जो यूपी सरकार है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है हर चीज में, टेस्टिंग में, ट्रैकिंग में, आइसोलेशन में, ऑक्सीजन सप्लाई में, दवा मैनेजमेंट में, प्रशासन के मैनेजमेंट में। जिस तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ सरकार बढ़ी है, मैं नहीं सोचता उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा जा सकता था इतने प्रदेश में। जी प्रोफेसर यादव, धर्मेंद्र यादव जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हरीश जी तो बता रहे हैं कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जो व्यवस्था की जा रही है, वो पूरी इंश्योर कर रही है कि जो सिचुएशन है उस पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। अपर्णा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हरीश जी अभी सरकार की दावे कर रहे थे, सरकार ने क्या क्या किया है, और डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत हद तक मुहर भी लगाई। आज मैं आपको अपने ऊपर जो मेरी बीती है मैं उसको आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो कि मुरादनगर में रहते हैं, गाजियाबाद में। पिछले 12 दिन से एक बेड के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और पिछले 3 दिन से मैं भी कर रहा हूं। आज उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 60 हो गया, SpO2 60 हो गया है। राजेश पाल नाम है, मुरादनगर गाजियाबाद में रहते हैं। मैं हरीश जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि गाजियाबाद में मुझे एक नंबर वो बता दें जो इनका सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहा है, जो जिले का सिस्टम काम कर रहा है, और जो आपका एम्बुलेंस का काम कर रहा है, जो आपका ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम कर रहा है। मैं सवेरे 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार सारे नंबरों पे ट्राई करता रहा। एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि मैं 40 को फोन किया, जिसमें से 2 तैयार हुए, एक 30,000 रुपए मांग रहा था और एक 25,000 रुपए मांग रहा था। ये एम्बुलेंस की स्थिति है। रिफिलिंग की स्थिति है, इन्होंने 2 अधिकारियों के नाम दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं, दोनों में से दोनों के नंबर बंद आ रहे हैं। उसके बाद जो आपका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर है, वहां पे जो अधिकारी के नंबर दिए हैं वो कोई भी नंबर नहीं लगता है। तो आज मैं इनसे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरा मित्र है, उसे बचाने के लिए मैं, आप समझ लो कि मैं जीवन में इतना कभी दुखी नहीं हुआ। अगर हरीश जी मुझे एक बेड का इंतजाम करवा दे गाजियाबाद के अंदर, तो मैं जान जाऊंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं मात्र एक बिस्तर की डिमांड कर रहा हूं। आप इनसे बोलिए कि मुझे वो नंबर बताएं, वो व्यक्ति बताएं गाजियाबाद में, जिससे मैं संपर्क करके एक ICU का इंतजाम कर सकूं ताकि मेरे दोस्त की जान बच जाए। हरीश जी, व्यवस्थाओं की बात कही जा रही है, लेकिन देखिए आज ये सच ये भी है, कटु सत्य है कि चौथे शख्स की जुबान पर कुछ ऐसी ही व्यथा है। धर्मेंद्र जी जो बात बता रहे हैं, अगर इस तरह की दिक्कत है तो बहुत पीड़ाजनक है, लेकिन वो वहां के जिलाधिकारी से संपर्क करें। और अतुल गर्ग जी गाजियाबाद से हैं, मंत्री हैं माननीय, उनको संपर्क करें। निश्चित रूप से उनकी समस्या का निदान निकलेगा। और आप मेरे भी व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं भी प्रयास करूंगा कि उस समस्या का समाधान हो। अपना नंबर बता दीजिए सर, अपना। धर्मेंद्र जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब वो ऑन एयर नंबर नहीं बताएंगे ना, नंबर देंगे वो आपको, ऑन एयर नंबर नहीं बता पाएंगे। ये देखिए, ये समझिए आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत ही व्यक्तिगत दुख से इस वक्त गुजर रहे हैं, और ये हर किसी का दुख है, साझी की लड़ाई है। खैर, हमारे साथ M अमीन साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर EC हैं। दे दीजिएगा इनका, आप लोग को इनका नंबर दे दीजिएगा। अमीन दे देंगे, बिल्कुल आपको प्रोग्राम के बाद आपको हरीश जी का नंबर मिल जाएगा। अमीन साहब, पहले पंचायत चुनाव को लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहे। पंचायत चुनाव किस तरीके से हुए हम सब ने देखा। अब कल मतगणना होने जा रही है, मतगणना को रोक दिया जाए, चुनाव ना हो, ये भी हम सब ने देखा। किस तरह के सवालों का सामना भी किया। और आज किस तरह से टेस्ट करवाने के लिए लाइन लगी हुई थी खिड़कियों पर, वो तस्वीरें भी हमने देखी। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात कही है कि चुनाव कराने के स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं और उसके बाद उसकी गिनती की बात हो रही है। देखिए, जब चुनाव हुआ है तो उसकी गिनती भी होगी, और दोनों ही मामले में लोग सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं, और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही व्यू रखा है और कहा है कि जब इलेक्शन हो चुके हैं तो इसकी गिनती में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे कि आगे कर्मचारी मारे गए बहुत से इसी कोरोना की वजह से, इस कोरोना के लिए पूरा तौर से सख्ती के तौर पे
हर स्टेप पे उसका पालन किया जाना चाहिए, चाहे वो बूथ है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो उनके एजेंट्स हैं, सभी पे सख्ती रखी जाएगी। और कल इस बात का देखने को मिलेगा आप लोगों को कि चुनाव आयोग ने अपनी सख्ती की है। इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है, वो तो कुछ भी कहता है, लेकिन न्यायालय ने जो आदेश लेकिन दिए, जिस सख्ती की आप बात कर रहे हैं ममीन साहब, क्या वो सख्ती हमें ग्राउंड पर दिख पाएगी? दिखेगी, आपको कल दिखेगी, ऐसा नहीं है। ये चूक हो चुकी, इसके लिए हमारे चुनाव अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, उनको पेनलाइज किया जाएगा। जिनकी वजह से ये टीचर्स या जो हमारे पोलिंग एजेंट्स या रिटर्निंग अफसर बीमार हुए हैं और या बीमार को उन्होंने ड्यूटी कराई है, इसके लिए पूरा चुनाव का ख्याल रखता है, उसके अधिकारी इसको दंड पाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे जी। ये इंक्वायरी का विषय है जी। हरीश, हमारे कर्मचारी हमारे इलेक्शन कराते हैं, बाहर के लोग नहीं आते, उनका ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर है और जिम्मेदारियों का पालन बखूबी हो, यही सुनिश्चित करवाना है। हरीश जी, कल को लेकर किस तरह की अवेयरनेस है, क्योंकि देखा हमने किस तरह से भीड़ लगी हुई थी और कितना उपद्रव हुआ है पंचायत चुनाव के दौरान भी। अब मतगणना पर सभी की निगाहें हैं कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा वहां पर। निश्चित रूप से एक ये बड़ी चुनौती है और राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी कोविड का अनुशासन है उसका पूरी सख्ती के साथ जो भी मतगणना केंद्र है उस पर उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग इसको सुनिश्चित भी करेगा, इसको क्रियान्वित करेगा ताकि इस तरह की शिकायत लोगों को न मिले। और ये भी कहा गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, कई जिलाधिकारियों का मैंने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है कि जो भी बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के किसी को एजेंट नहीं बनाया जाएगा जब तक उनकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण कहीं ऐसा ना हो कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से लोगों में संक्रमण बिल्कुल, कोर्ट का तो ये आदेश था कि नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन क्या आपने आज की तस्वीरें देखी कि नेगेटिव अपनी रिपोर्ट पाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई थी, मारामारी मची हुई थी। 2 गज की दूरी तो आप भूल ही जाइए। ये देखिए, ये तो अवेयरनेस अपर्णा जी हम लोगों में भी होना चाहिए कि यदि हम लोग इसका पालन सुनिश्चित नहीं करते इस महामारी के संकट को देखते हुए भी जी, तो कहीं न कहीं ये हमारे स्तर पर अगर ये जागरूकता नहीं होगी, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि इस महामारी संकट में जो अनुशासन है उसका पालन करे और स्वयं की भी रक्षा करे, परिवार की करे और समाज को भी रक्षा करे। ये सबकी हम सबकी जिम्मेदारी है और सबको पालन इसका करना चाहिए। जी डॉक्टर पांडे, जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, चाहे हम टेस्ट की बात करें, जो लैब्स हैं उनके ऊपर भी सैंपल बैकलॉग का बोझ बहुत ज्यादा है, जहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पर भी डॉक्टर ओवरबर्डन्ड हैं। किस तरीके से, कब तक और कैसे ये ब्रीदिंग स्पेस मिल पाएगा कि लगेगा कि हाँ सब कुछ अब ट्रैक पर आ रहा है या हम रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं? ये कहना देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स इससे ज्यादा है कि मैं वहां पे धर्मेंद्र जी की बात से सहमत हूं। हम लोगों को अगर एक बेड अरेंज कराना हो ना, पसीने छूट जाते हैं जी डॉक्टर्स के लिए। आज डॉक्टर्स दिल्ली जैसे शहर में बत्रा हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से। और मैं कम से कम ऐसे डॉक्टर मेरे दोस्त हैं जो 1000 बेड से ज्यादा नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स मैनेज कर रहे हैं, हमारी पर्सनल व्हाट्सएप पे है, कॉल बैक करते हैं, लेकिन उन सबसे पहले कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत है मरीज को तो मुझे प्लीज फोन मत करो, या फोन का जवाब नहीं देते, उठाते नहीं है। तो हालात तो बहुत ग्राउंड पे बहुत खराब हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। हाँ, सरकार की कोशिश करने की जो इच्छा है, जो एक तरह से जो तत्परता है, उसका मैं कह रहा था कि सरकार काफी मेहनत कर रही है। और जैसे दिल्ली में है, ऑक्सीजन सप्लाई काफी सुधरी है लेकिन संतोषजनक नहीं है। पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई काफी सुधरी है, तो लेकिन संतोषजनक नहीं है। यूपी क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, गांव-गांव में क्या सिचुएशन है वो मैं इतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन सरकार की नीयत पे आप डाउट नहीं कर सकते। जो महामारी है उसमें कितनी भयंकर मरीजों की संख्या है और कितने लोग सिक हैं, इस पे भी तो जरा ध्यान दीजिए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, सेकेंड वेव जब भी आती है, मैं इतिहास का हवाला देते हुए बता रहा हूं, 100 साल पहले भी जब सेकेंड वेव आई थी
तो ये बिहेवियर ड्रिवन होती है। बिहेवियर ड्रिवन कि कोई आदमी गलती करता है तब वो फंसता है, तो कहीं तो जनता को अपनी भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। जी, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन हम लोग क्योंकि 60 साल से ऊपर हो रहे हैं, हम भी कोशिश नहीं करते हैं कि जाके बीमार वाले मरीज को देखें, बुखार वाले मरीज को देखें। हम घर बैठे हुए ऑनलाइन देखते हैं, जो वैक्सीनेशन करना है, जो छोटे बच्चे हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन अपना, जबकि हमें दोनों वैक्सीन लग चुकी है, तो हर इंसान को अभी कम से कम 1 से 2 महीने, देखिए मई महीने में मैं नहीं सोचता कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी, चाहे जितनी मेहनत कर लेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि इसमें कोशिश की जा सकती है। सफलता के लिए कब आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगले 2 हफ्ते तो कहीं सोचिए भी मत। जी, तो अगला जो ये समय है ये बहुत मुश्किलों भरा है। और धर्मेंद्र यादव जी, मुश्किलें आसान नहीं हो पाएंगी ऐसे अगर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। हालांकि आपका भी जो ये अनुभव है कि बेड नहीं मिल पा रहा है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, ये आजकल हर कोई फेस कर रहा है, चौथा शख्स फेस कर ही रहा है। कह रहे हैं आप सिलेंडर लेके आइए तो हम एडमिशन दे सकते हैं। अब आप समझ सकती हो मतलब किस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं। अब इसके आगे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अगर सरकार कुछ कर सकती है तो मेरे दोस्त की जान बचा ले, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। सभी की जान बची रहे, यही हर कोई इस वक्त भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है धर्मेंद्र यादव जी। और जो हर मुश्किलात जो सबके सामने हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। ये देखकर नहीं आ रहे हैं कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी का नहीं। हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं और जो सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है, क्या ये कदम नाकाफी हो रहे हैं या अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को सही पटरी पर आने में? के स्तर पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। आप देखिए, डीआरडीओ ने लखनऊ में ही और सिलग्राम में 500 से अधिक बेड का हॉस्पिटल, 550 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया है। 1 आध दिन में शुरू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सीएचसी पर ऑक्सीजन के बेड तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी सीएचसी पे ये बेड तैयार किए जाएं। आईसीयू सुविधा लगातार बढ़ाने की बात की गई है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश में दिए जा रहे हैं। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो काफी बड़ी मात्रा में 50,000 कॉइल उसकी सप्लाई हुई है। 600 से ज्यादा टन। हरीश जी, ये कदम तो उठाए जा रहे हैं, जानकारी लगातार हम भी दर्शकों को देते रहते हैं, लेकिन आज मैं एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी, शायद आपके संज्ञान में आया भी होगा। आज लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने आरोप लगाया है एडीएम सिटी पर कि वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। एडीएम सिटी से शैलेंद्र कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। तो क्या जो ये इंटरफेरेंस है एक दूसरे के काम में या अपना काम करवाने के लिए जो दखलंदाजी हो रही है, कहीं ना कहीं ये रुकावट बन रही है कि चीजें सही तरीके से आगे बढ़ पाए? गुर्जर जी की बात कही, वो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो जब भी जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं अपने मित्र की बात, किसी भी जो भी सामाजिक जीवन में है उनके पास, हम लोगों के पास भी जब लोग अप्रोच करते हैं तो हम भी दिन रात प्रयास करते हैं कि कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवा पावे, कैसे उसको राहत दिलवा पावे। तो हर जनप्रतिनिधि की मजबूरी होती है कि अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए वो तत्पर रहता है। और उसमें कभी कभी उसको ये लगता है कि प्रशासन की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल समस्या को एड्रेस नहीं किया जा रहा है या प्रशासन उतना, तो इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं तो ये जांच का विषय है। और आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है किसी भी की भी कर्तव्य शिथिलता के लिए उसको बख्शने वाली नहीं है। और कहीं किसी स्तर पे वो प्रशासनिक स्तर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सभी सीएमओज को निर्देश दिए हैं कि कोई भी मरीज अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। गैस सिलेंडर लेने कोई जा रहा हो। इससे रिलेटेड एक सवाल मैं डॉक्टर पांडे से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर के पांडे, मुख्यमंत्री का खासा फोकस है होम आइसोलेशन की नीति पर भी, कि जो मरीज हैं वो होम आइसोलेट होकर ही अपना इलाज करवाएं, वो ठीक हो, उनसे लगातार संपर्क साधा जाए। इस नीति के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जी, बिल्कुल सही नीति है। देखिए, 100 में से 85% लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है जी। सिर्फ 15% लोगों को, वो भी जो जिनकी उम्र ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज हैं और जो दोनों डोज इनको नहीं मिली है। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो 30 के आसपास के लोग हैं
उनको भी वो भी सीरियस बेचारे हो जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी का भी ऑक्सीजन परसेंटेज जो है SpO2 जिसको हम लोग बोलते हैं 95% से ज्यादा है, तो उसको एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे लोग 85% कम से कम रहते हैं। सिर्फ 15% को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है और मुश्किल से 5% को। ठीक है डॉक्टर पांडे, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं KGMU से। डॉक्टर वेद प्रकाश, जानती हूँ कि आप सभी डॉक्टर्स का समय बहुत कीमती है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, क्या आप सजेस्ट करेंगे किस तरह से होम आइसोलेशन मरीज अपने आप को ठीक करें? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मरीजों की संख्या इस समय बढ़ी है और जो हेल्थ सिस्टम है उस पर भी काफी दबाव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लगभग 85 से 90% मरीज ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो घर में रह करके और अपने डॉक्टर से संपर्क करके पूरी तरह से उनके एहतियात का अनुपालन करते हुए, साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और जो उत्तर प्रदेश की जो कोरोना कंट्रोल कमांड सेंटर है, वहां पे जगह जगह हर जिले में जो सेंटर्स बने हुए हैं उनसे लगातार संपर्क किया जाता है। जब भी कोई पॉजिटिव होता है उसकी पूरा आकलन किया जाता है, स्थिति के बारे में उसको टेलीफोन से संपर्क किया जाता है टीम के द्वारा, और जो विशेषज्ञ की टीम है वो उसको पूरा रिव्यू करती है। रिव्यू के बाद यदि वो घर में रहने लायक हैं और घर में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है जिससे कि उनका उपचार वहां हो सकता है, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर घरों में आइसोलेट करके उनका उपचार किया जा रहा है। उसके लिए किट भी मुहैया कराई जा रही हैं, दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही हैं। ये प्रयास यहाँ से हो रहा है। बिल्कुल, और साथ ही मानसिक तौर पर हम सभी को मजबूत रहना है, चाहे जो कोविड से संक्रमित हो या ना हो, मजबूत रहना है कि हमें सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है और जीतना भी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश आपका और तमाम हमारे गेस्ट पैनलिस्ट का, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला। तो ये ट्रिपल अटैक है कोरोना पर और इस लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि लड़ाई साझे की है, पूरे देश को मिलकर लड़ना है और कोरोना को हराना है। फिलहाल मेरे साथ इस बहस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी है।